ये नेक्स्ट चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, लेकिन ये इसके बाद का चैप्टर है कैपेसिटर संधारित्र। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन में कुछ बातें आप जान लीजिए। संधारित्र हिंदी शब्द है, मतलब धारण करना, मतलब एक्सेप्ट करना। कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटी क्या है, आपको अपने अंदर रखने की कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी से बना कैपेसिटर। और कितनी कैपेसिटी है उसी को कहते हैं कैपेसिटेंस। तो संधारित्र कहने का मतलब कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसी बॉडी को आप इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं तो वह बॉडी कितना चार्ज अपने अंदर रख सकती है। उसका भी एक लिमिट होता है, और उसका लिमिट जो चार्ज रखने का है वो किस फिजिकल क्वांटिटी द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा जानेंगे कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर क्या है, हालांकि यूट्यूब पर मेरे वीडियोज हैं फर्स्ट चैप्टर के, वहाँ पर जाएंगे तो आपको कंडक्टर के बारे में विस्तृत जानकारी हो जाएगी। तो कंडक्टर क्या है इसके बारे में बतलाया गया है उस वीडियो में। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा संक्षेप में मैं बतला देना चाहता हूँ। तो आप समझिए, एक हम ले रहे हैं एटम, ये एटम है। ओके, एटम मतलब ये परमाणु है, एटम है। एटम का ये सेंट्रल पार्ट है जो काफी रिजिड होता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ये तो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण ये पॉजिटिव होता है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली और न्यूट्रल होते हैं। तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का, वो बहुत ही रिजिड होता है, सघन होता है। और इसकी सघनता इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होता है, और ये सभी बिल्कुल पास पास होते हैं, तो कॉम्पैक्ट होते हैं। इस वजह से ये रिजिड होता है। इसकी चारों तरफ अगर हम देखें तो डिफरेंट सेल्स में, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी कंफर्म होते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये केमिस्ट्री का भाग है, उसमें आपको बताया जाता है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं। ये परिक्रमण इनका होता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, एक बार आप कंफर्म कर दीजिए कि ये वीडियो पहुंच रहा है आप तक। जो वीडियो देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, ये क्या पहुंच रहा है आप तक? एक बार कंफर्म कर दीजिए। जो मैं बोल रहा हूं क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? एक बार कंफर्म कीजिए। यस यस, अच्छा ठीक है। ओके, फिर बिल्कुल ठीक, इसी तरह से ध्यान बनाए रखिए और आगे का टॉपिक देखिए। अगर आपको समझने में कुछ परेशानी हो तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। म्यूट नहीं किया हूं क्योंकि अभी बहुत कम स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो शोरगुल होने लगता है, तो हमको म्यूट करना पड़ता है। वहाँ मोबाइल में देखिए, वहाँ एक ऑप्शन होगा हैंड रेज का, रेज हैंड का, इस तरह से ऑप्शन होगा, इस तरह से फिगर बना होगा। तो जिस समय मैं म्यूट कर दूंगा ना इसको, अभी तो म्यूट नहीं किया हूँ, तो म्यूट मैं करूँगा और आपको अगर बीच में कुछ पूछना है तो आप रेज हैंड करेंगे, उस पर टैप करेंगे तो हमको यहाँ पता चल जाएगा कि कोई स्टूडेंट हमसे कुछ पूछना चाह रहा है। उस समय मैं म्यूट खोल दूंगा और फिर आपको मैं डिटेल बताऊंगा। तो इस फिगर की ये एक एटम है, एक परमाणु है, और परमाणु का जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनात्मक होता है, और जितने सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही बाहर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव होता है, एक प्रोटॉन पर 1 पॉजिटिव होता है। तो जितने ये प्रोटॉन्स होते हैं ना, सेम इक्वल नंबर में, उतने ही यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। इस तरह से ये सभी नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बचेगा? बोलिए, जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को पूर्णतः कैंसिल कर देंगे तो कौन सा चार्ज बचेगा? तब तो वहां कोई चार्ज बचेगा नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेंटर में जितने प्रोटॉन्स हैं इधर पेरिफेरल रीजन में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये प्रोटॉन का ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव ये सब एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एटम क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आइए यहाँ पर एक बात करें, जैसे कि हम लोग ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं हम लोग कि जैसे पॉजिटिव है प्रोटॉन है, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है अट्रैक्टिव। माने ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये डिस्टेंस जितना ही कम होगा ना, ये दूरी जितनी ही कम होगी उतनी ही बल ज्यादा होगा। तो दूरी कम होगा तो बल ज्यादा होगा, दूरी अधिक होगा तो बल कम होगा। ये कूलम्ब्स लॉ में एडमिट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ये कूलम्ब्स लॉ में हम इसके बारे में आपको बतला चुके हैं कि प्लस और माइनस है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और बीच का डिस्टेंस दूरी जितनी कम होगी ये फोर्स उतना ही ज्यादा होता है। बीच की दूरी अधिक होगी तो ये फोर्स कम होता है। अब आइए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जस्ट इसके बाद ये सेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखा जाए न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस तो बहुत कम है, बहुत कम होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव पावर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरे हम कक्षा में चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि दूरी तो बढ़ गई ना, और फिर हम यहाँ आए तो फिर थोड़ा कम हुआ। यहाँ चले गए आउटर मोस्ट सेल में, तो यहाँ पर भी यहाँ तो हम कहेंगे कि जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स ये बहुत ही कम हो गया। तो अब आप खुद बतलाइए कि इसमें से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना है, बाहर निकालना है, तो किसको निकालना आसान होगा? किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? तो ये तो हार्डली बाउंडेड है, तो इसको तो निकालना बहुत मुश्किल होगा। और यह जो है वीकली बाउंडेड है, तो ये बहुत ही कमजोर बंध से बंधा हुआ है, तो इसको निकालना आसान होता है। थोड़ा सा भी एनर्जी इसको मिल जाए कहीं से भी, जैसे रूम टेम्परेचर पर भी थोड़ा उतना एनर्जी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए चौक है, इसका तो कुछ अपना टेम्परेचर होगा ना, जो रूम टेम्परेचर है। तो कोई भी बॉडी हो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होता ही है। तो ये रूम टेम्परेचर माने कमरे का ताप, यानी कि जो वातावरण का ताप है ना, इसी ताप पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। लेकिन किस एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? वह एटम जो कंडक्टर का एटम है, माने कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उसके अंदर उन एटम्स के बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर वो अपने से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल करके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वो उस तरह से गति करते हैं ना जिस तरह से हवा के एटम करते हैं। तो मतलब ब्राउनियन मोशन वहां पर हम कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकल गया, तो बाहर जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो शेष जो होता है 1 पॉजिटिव हो जाता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो शेष जो ये बचा सबको मिलाकर ये 1 पॉजिटिव हो गया। तो ये जो है न्यूक्लियस और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये पूरा फिक्स होता है। ये किसी कंडक्टर में, जैसे सॉलिड कंडक्टर है उसमें ये मोशन में नहीं होते, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस नहीं होते हैं। लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉन है पूरे कंडक्टर में, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में पूरा ये इधर उधर विचरण करते रहता है, घूमते रहता है, जैसे कि हवा के कण हो उस तरह से ये चारों तरफ ब्राउनियन मोशन में घूमता रहता है। कहाँ कब जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको हम कहते हैं। लेकिन जो ये पॉजिटिव पार्ट है या वह पार्ट जो इधर उधर नहीं चल सकता है उसको हम मुक्त नहीं कहते, उसको हम बाउंडेड कहते हैं, बद्ध आवेश। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी एटम के जो कंडक्टर के एटम्स हैं, किसी भी एटम्स के बाहर का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो फ्री हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज, मुक्त आवेश कहते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो डिस्प्लेस नहीं होते, वे इधर उधर नहीं जाते, तो उन आवेशों को, उन चार्जों को हम कहते हैं बाउंडेड चार्ज, बद्ध आवेश। बद्ध आवेश का मतलब बंधा हुआ आवेश, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, उस आवेश को कहते हैं बद्ध आवेश। तो इससे आप यह समझ गए कि कौन मुक्त आवेश होगा और कौन बद्ध आवेश होगा। तो ये कंडक्टर का हमने बात कहा। लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करें, कंडक्टर मतलब चालक ही है, आपको शब्द याद रखने चाहिए। इंसुलेटर की अगर हम बात करते हैं, इंसुलेटर मतलब कुचालक कहिए और चालक कहिए, कुचालक कर सकते हैं और चालक कर सकते हैं। पहचान क्या है भाई? चालक की पहचान है कि उसमें से होकर करंट फ्लो होता है, और कुचालक की पहचान है कि उसमें से होकर करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे मेटल के तार हैं, आप देखते भी जो आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो वो तार होता है, अंदर मेटल का तार होता है, तो उस तार से होकर इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, मतलब चार्ज उसमें फ्लो होता है। लेकिन वही अगर प्लास्टिक है, पोर्सेलिन है, सूखी हुई लकड़ी है, इनसे होकर चार्ज फ्लो नहीं करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चार्ज नहीं जाता है। यही वजह है कि जो भी वायर बनाए जाते हैं उसमें प्लास्टिक कोटेड होते हैं ताकि बाहर से छूने पर करंट न लगे। केबल वगैरह आप देखते हैं, केबल के अंदर देखिए एल्युमिनियम का मोटा तार होता है, और एल्युमिनियम क्या है? कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा। लेकिन उसको, केबल को बाहर से प्लास्टिक वगैरह से उसको कवर किया गया रहता है, इसलिए क्योंकि प्लास्टिक से होकर करंट बाहर नहीं निकलता, फ्लो नहीं होता, तो उसको छूने से करंट नहीं लगेगा। तो ये सब जानना चाहिए, दोनों ही हमारे साइंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कहीं कहीं पर हमको ज़रूरत पड़ता है कि हम चार्ज को फ्लो कराएं, तो उसके लिए हमको कंडक्टर की ज़रूरत होती है। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ता है कि भाई चार्ज छू ना जाए, तो वहाँ पर हमको इंसुलेटर की ज़रूरत होती है। जैसे जो भी स्विच बोर्ड वगैरह बने हुए हैं, जिस बटन को आप दबाते हैं, आप ऑन करते हैं, वो जो स्विच है इंसुलेटर है। अब सपोज कीजिए लोहे का बना होता, वो कॉपर का बना होता, तो छूते ही करंट इसको पकड़ लेता। तो कहीं हमको जरूरत पड़ता है कि करंट का फ्लो न हो, और कहीं जरूरत पड़ता है कि करंट का फ्लो हो। तो जैसी हमारी जरूरत होती है उसके मुताबिक नेचर ने हमको दो चीजें दी हैं, एक कंडक्टर के रूप में और एक इंसुलेटर के रूप में, दोनों नेचर में है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ में, परावैद्युतांक पर बहुत बहस हुआ था फर्स्ट चैप्टर में। आप YouTube पर जाइए, वहाँ पर देखिए सारे वीडियोज लगे हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर के क्रमशः लगे हुए हैं, आप क्रमशः पढ़ते जाएंगे, बातें आपको समझ में आएंगी। तो वहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया था, डाइलेक्ट्रिक कहा गया था। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक कुचालक पदार्थ होता है, जैसे लकड़ी है वो भी डाइलेक्ट्रिक है, पेपर्स है वो भी डाइलेक्ट्रिक है, ये कॉटन है डाइलेक्ट्रिक है, थर्माकोल आपने देखा होगा, घरों में उसका डिजाइन हम बनाते हैं थर्माकोल का, तो थर्माकोल भी क्या है? वो भी डाइलेक्ट्रिक है। पोर्सेलिन, सफेद जो जिसको आप चीनी की मिट्टी, चीनी मिट्टी कहते हैं, चीनी मिट्टी का प्लेट होता है, तो वो भी क्या होता है? वो भी डाइलेक्ट्रिक है। तो जितने भी कुचालक हैं सब डाइलेक्ट्रिक हैं। तो यहाँ पर हम इस भाग में हमने देखा कि चालक किसे कहेंगे और कुचालक किसे कहेंगे। ओके, तो अब अगर इंटरनल हम बात करें तो चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे ये चालक है ना, कंडक्टर, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर यही कुचालक है, इंसुलेटर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो कुचालक का जो एटम होता है ना, एटम,
तो ठीक है, यहाँ तो पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन्स भी हैं न्यूट्रल, और डिफरेंट सेल्स में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जब इंसुलेटर का हम एटम लेते हैं तो एक विशेषता पाई जाती है कि यहाँ बाहरी कक्षा का भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पर है वो दूरी होने की वजह से कम तो होगा, लेकिन इतना कम नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाए। तो हमेशा याद रखिए, इंसुलेटर अपने बाहरी कक्षा के भी इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सख्ती के साथ पकड़े रहते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकता, नहीं निकल सकता। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो फिर चार्ज फ्लो में वो हिस्सा नहीं ले पाएगा। चार्ज फ्लो में जब हिस्सा नहीं लेगा तो इंसुलेटर से होकर चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर से चार्ज फ्लो नहीं होता है। ओके, अब आइए हम थोड़ा सा सामान्य कुछ एग्जांपल्स से हम सांधारित्र को समझने का कोशिश करेंगे। सांधारित्र, जैसे मान लीजिए ये एक बकेट है, बाल्टी। ओके, ये बाल्टी आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं? ये बाल्टी देख रहे हैं क्या? अच्छा, ये जो बाल्टी है इसमें हमने पानी ले लिया, थोड़ा भर के ले लिया, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा, हमने पानी को नापा, कितना आ गया? 2 लीटर। ऐसा मान लीजिए 2 लीटर इसमें पानी आया। एक हमने बकेट लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लिया, देखिए थोड़ा सा बड़ा हमने ले लिया। ओके, इसमें हमने पानी लिया और इसमें 4 लीटर इसमें पानी आया। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं? आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि ये छोटी सी बाल्टी है, इसने पानी को अपने अंदर धारण तो किया, पकड़ा पानी को, लेकिन कम मात्रा में पकड़ा, और यहां पर डबल मात्रा में पानी को पकड़ा। मतलब ये यहाँ पानी 2 लीटर है और यहाँ 4 लीटर है। तो अगर हम कैपेसिटी पूछेंगे, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी के बारे में अगर हम बात करें कि कैपेसिटी क्या है, तो इसकी तो पानी को रखने की कैपेसिटी बहुत कम है, इसमें पानी को रखने की कैपेसिटी ज्यादा है, डबल है। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है और इसकी कैपेसिटी कम है। तो यही से बनता है कोई भी वस्तु हो। अच्छा, इस दुनिया में जितने भी आप वस्तु देखते हैं, इस दुनिया में सबको रखने का एक स्थान होता है। अब जैसे अनाज वगैरह कहाँ रखते हैं? बोरे में रखते हैं। अच्छा, हम लोग अपने कपड़े कहाँ रखते हैं? अच्छा, कहीं अगर ट्रेवल करना हो, कहीं बाहर जाना हो जर्नी पर, तो हम अपने कपड़े कहाँ रखते हैं? कपड़े सूटकेस वगैरह में रखते हैं। उसी तरह से आप सोचिए, पानी कहाँ रखते हैं? पानी ड्रम में रखेंगे ना? सिंटेक्स वगैरह का आप देखते हैं कि ऊपर लगा दिया जाता है, पानी को हम स्टोर करते हैं। तो पानी को रखने के लिए वो सिंटेक्स वाला ड्रम होता है, अनाज को रखने के लिए बोरे होते हैं, कपड़े को रखने के लिए सूटकेस होता है। इसी तरह से कोई भी सामान हो, उसको रखने के लिए हम लोगों ने एक विशेष पात्र बनाया है, विशेष कंटेनर बनाया है, और उसमें उसको हम रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो चार्ज है, चार्ज को भी रखना है, क्योंकि जब हम चार्ज के बारे में जान गए कि चार्ज में कोई चीज होता है, तो फिर हमें जरूरत पड़ी कि चार्ज को हम स्टोर करें। तो चार्ज को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? चार्ज को हम कहाँ रख सकते हैं? क्या चार्ज को हम बोरा में रखें? क्या चार्ज को हम झोला में रखें? क्या चार्ज को हम बक्से में रखें, अलमीरा में रखें? कहाँ चार्ज को रखें? तो चार्ज को रखने के लिए भी हम लोगों ने कुछ व्यवस्था किया। किस तरह से व्यवस्था किया, आप यहां पर देखिए। तो चार्ज को कौन रख सकता है? ओके, जैसे यहां पर एक हमने चालक ले लिया, ये चालक है। आप समझिए कि ये एक स्फीयर है, गोला है, एक चालक का, खोखला गोला भी मान सकते हैं। और यहां पर एक आप गोला देख रहे हैं, यहां गोला है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, चार्ज हैं। अब इस चार्ज को हम इस पर चढ़ाना शुरू कर दिए, ये चार्ज ऐसे इस पर चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, ठीक है। इसी तरह से चार्ज को हम इस पर भी चढ़ा रहे हैं, यह भी चार्ज इस पर चढ़ता चला गया। आप खुद बताइए, इस पर चार्ज ज्यादा जाएगा
कौन ज्यादा चार्ज को रखेगा? तो ये तो बड़ा साइज में ज्यादा चार्ज को रखेगा, ठीक है। लेकिन एक बात और है, एक बात और समझना है कि जैसे चार्ज को उस पर रखा जा रहा है, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी भौतिक राशि है जो ये बताएगी कि हाँ उस पर चार्ज आ रहा है? तो वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो अब यहाँ एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति एक बार में 6 रोटी खाता है, 6 चपाती, उसका पेट भर जाता है। एक व्यक्ति है जो एक बार में 4 चपाती खाता है और उसका पेट भर जाता है। तो जितना 6 रोटी खाने वाला का पेट भरता है, जितना संतुष्ट होता है, उतना ही 4 रोटी खाने वाला भी संतुष्ट होता है। दोनों कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूं, अब हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब कि क्षमता किसकी ज्यादा है? जो 6 रोटी खाकर संतुष्ट हुआ, नहीं, जो 6 रोटी खाकर संतुष्ट हुआ उसकी क्षमता ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। और जो 4 रोटी खाकर संतुष्ट हुआ उसका क्षमता कम है। इस तरह से एक आप आज ही कीजिएगा, शाम को जब आप शाम को भोजन करेंगे तो अनुभव कीजिएगा, पहले भी आपने अनुभव किया होगा। जैसे एक रोटी आपने खाया, एक रोटी खाइएगा और अनुभव कीजिएगा कि आपका कितना पेट भरा। दूसरा रोटी खाइएगा, तब देखिएगा लगेगा कि थोड़ा पेट ज़्यादा भर गया। तीसरा रोटी खाइएगा, भाई जितना आप खा सकते हैं ना, जितना आपकी कैपेसिटी है। सपोज कीजिए आप 4 रोटी खाते हैं और 2 रोटी पर आपको क्या फील होगा कि अभी आधा भोजन किया हूँ, आधा बाकी है। उसी तरह से 3 खाएंगे तो लगेगा कि और थोड़ा सा फुल हो गया, और 4 खाएंगे तो फिर आगे खाने की इच्छा नहीं करेगा, यानी कि आप संतुष्ट हो गए, आपकी कैपेसिटी वो कंप्लीट हो गई, अब उससे ज़्यादा आप खा नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब कि 1 रोटी पर थोड़ी सी संतुष्टि हुई, 2 पर थोड़ी हुई, 3 पर थोड़ी संतुष्टि हुई, और चौथी रोटी पर पूर्ण आप संतुष्ट हो गए कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं खा पाऊंगा। तो जैसे धीरे धीरे पेट भरता है ना, जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमारा पेट धीरे धीरे भरता है, और जब भर जाता है तो हम कहते हैं कि भैया आप तो इसके बाद हम खाने वाले नहीं हैं, अगर ज़्यादा है तो हम छोड़ भी देते हैं। वैसे हमेशा याद रखिए, अनाज छोड़ना नहीं चाहिए, पहले ही आप कम लीजिए। अनाज छोड़ना बहुत बुरी बात है, अनाज छोड़ना बहुत बुरी बात है, नाली में जाए बहुत बुरी बात है। तो अनाज कभी मत छोड़िए, बस उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं, जितना आपका कैपेसिटी है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अनाज आपने ले लिया है थाली में और पेट भर गया, उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है तो आप उसको एकदम चढ़ा ही लीजिए, ये भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये भी बायोलॉजिकली मैंने मेडिकल के दृष्टिकोण से ये भी खराब है कि ओवर पेट भोजन किया जाए, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा खाली रखना चाहिए अपने स्टमक को, ताकि स्टमक अच्छा से काम कर सके, स्टमक को बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, उसी प्रकार से चलिए हम लोग इसका पेट भरने जा रहे हैं। तो ये कैसे बतलाएगा कि हमारा पेट भर रहा है, चार्ज को हम ले रहे हैं, कैसे बतलाएगा ये? तो ये बतलाएगा विभव के द्वारा। जैसे ये एक चालक है, इसको हमने चार्ज दिया। अच्छा, इसके पहले एक बात समझिए, जैसे यहां पर एक चार्ज है और इसके कारण एक फील्ड बना हुआ है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। हम ये बता चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में कि अगर पॉइंट काफी समीप में है तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे जैसे पॉइंट्स दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाता है, ठीक। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण है, तो प्लस के कारण है, सब जवाब है इसका। क्या ये प्लस नहीं होता तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता? बिल्कुल नहीं होता। भाई मान लीजिए अब चाय मीठी लग रही है, तो चाय तो इसलिए मीठी लग रही है ना कि उसमें शक्कर आपने डाला है, और शक्कर ही ना हो, शक्कर ही नहीं होगा
तो फिर चाय तो मीठी नहीं लगेगी ना। उसी प्रकार से अगर चार्ज है तो ठीक है, उसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल का वैल्यू होगा। लेकिन अगर चार्ज है ही नहीं, तो जब चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पर हो सकता है। ओके, तो अगर चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है। अगर चार्ज जीरो, ओके, तो पोटेंशियल जीरो। अब यहां पर हम ले लिए एक कंडक्टर, ठीक है, अभी चार्ज जीरो है भाई, इसका पोटेंशियल भी जीरो है। अब हम थोड़ा सा चार्ज इसको दे दिए, पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया। कहां से बढ़ेगा, ग्राफ के द्वारा दिखला दूं, चलिए नंबर के द्वारा दिखला देते हैं। तो पहले पोटेंशियल क्या था, जीरो था, और मान लीजिए चार्ज इसको दिया 1 हो गया, और चार्ज दिया 2 हो गया, और चार्ज दिया 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। चार्ज हम देते जा रहे हैं और देखिए पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था, चलिए थोड़ा पीछे आते हैं। मैंने ये बताया आपको कि जैसे हम चार्ज आवेश Q हम दे रहे हैं तो वोल्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पोटेंशियल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो उसी के साथ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड है वो भी बढ़ने लगती है। एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ रही है। एक फिजिकल क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करेंगे, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पर जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है, इस रिलेशन का नाम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। ओके, ये बात आप समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, तो इसको इक्वल का साइन में चेंज करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। तो यहां पर हम कांस्टेंट ले लिए C, और ये हो गया V। Q इज इक्वल टू CV। अब तो भाई Q तो हम जानते हैं कि चार्ज है, चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, V भी हम जान रहे हैं, लेकिन ये C कहां से आ टपका, C क्या चीज है, तो C तो कांस्टेंट है। क्योंकि इस चिन्ह को अगर इक्वल में हमको चेंज करना है तो हमको तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो ये C जो है एक कांस्टेंट है। अच्छा, जब किसी कांस्टेंट की बात होती है फिजिक्स में तो हम उसके बारे में यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वह कांस्टेंट किसी अदर फैक्टर्स पर डिपेंड भी करता है। तो बिल्कुल, ये जो कांस्टेंट है C, ये अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। तो आइए हम जाने किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखिए, जैसे चालक का साइज, छोटा साइज है, कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा, बड़ा साइज है, कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करता है। कंडक्टर का साइज छोटा है तो कम इसका वैल्यू होगा, कंडक्टर का साइज ज्यादा है तो C का वैल्यू ज्यादा होगा। और किस चीज पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है मीडियम पर। मीडियम किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये है एक कंडक्टर है, तो ये हवा में भी हो सकता है, तो हवा क्या हो गया, मीडियम हो गया। हो सकता है कि इसको वाटर में रखे हो, पानी में रखे हो, तो पानी क्या हो गया, मीडियम हो गया। हो सकता है कि इसको हम कॉटन के अंदर रखे हो, कॉटन, तो कॉटन क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट C इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है उसको कहां पर रखा गया है। क्लियर हुआ। एक बात और है, जैसे कंडक्टर है, इसका जो ये C है कांस्टेंट, इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसके अगल बगल में कोई दूसरा चार्ज कंडक्टर है क्या, या बिना चार्ज का भी हो सकता है, या निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। कोई इसके अगल बगल में कोई एक्स्ट्रा कोई कंडक्टर है क्या, क्या वो कंडक्टर चार्ज है, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्या वो निगेटिवली चार्ज है, इस पर भी इस C का वैल्यू डिपेंड करता है। ओके, तो आप ये जान गए
Q is directly proportional to V. Q is equal to CV, where C is constant, और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है साइज पर, कंडक्टर के, मीडियम पर, कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है, और ये डिपेंड करता है कि क्या उस कंडक्टर के अगल बगल में भी कोई कंडक्टर वगैरह है क्या, इस पर भी ये डिपेंड करता है। अब इस कांस्टेंट का हम कोई नाम देंगे, नाम। तो आपने देखा कि जो कंडक्टर चार्ज एक्वायर कर रहा था, जो चार्ज ग्रहण कर रहा था, उसमें ये C अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। तो यहाँ पर जो C है इसका हम नाम देंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर C का नाम हो गया कैपेसिटेंस, मतलब हिंदी में कहेंगे धारिता। धारिता, इसको याद कर लीजिए, जहां C क्या है, C धारिता है। पूरा इसका नोट्स हम आपको देंगे। नहीं, यहाँ तो केवल आपको समझने वाला काम कर लीजिए। यहाँ पर YouTube पर जब चलेंगे ना, तो वहाँ पर मैं पूरा नोट्स दिखाऊंगा, डेफिनेशन और ये जो भी फार्मूले आ रहे हैं, हर चीज़ आपको YouTube पर हम देंगे। यहाँ पर समझने वाला काम हम लोग कर लें। तो आप जान गए कि C क्या है, कैपेसिटेंस है। ये इंग्लिश वर्ड्स जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड के, कम से कम इंग्लिश वर्ड्स तो याद रखना ही चाहिए। आज देखिए, इंग्लिश, बिना इंग्लिश का साइंस तो नहीं चल पाएगा ना। ठीक है, आप यूपी बोर्ड के हो, हिंदी मीडियम में आपकी पढ़ाई हो रही है, हर चीज़ किताबों में भी हर चीज़ हिंदी में लिखा होता है, लेकिन आप सोचिए कि इंटरमीडिएट के बाद आपको कहाँ जाना है। इंटरमीडिएट के बाद आप अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो प्योर इंग्लिश हो जाएगा। भले आप हिंदी मीडियम से आए हों, यूपी बोर्ड से आए हों, ये नहीं देखा जाएगा। इंजीनियरिंग का कोर्स करने जाएंगे, इंग्लिश हो जाएगा। पॉलिटेक्निक करने जाएंगे, वो इंग्लिश हो जाएगा। अगर आप बीएससी करने जा रहे हैं, टोटल इंग्लिश हो जाएगा। अगर बायो के क्षेत्र में जा रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ इंग्लिश हो जाएगा। कहीं भी जाएंगे, नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, वहाँ इंग्लिश हो जाएगा। तो कहीं भी जाएंगे ना साइंस के स्टूडेंट, तो केवल इंटर तक हिंदी मिलेगा, इसके बाद इंग्लिश ही मिलेगा, टोटल इंग्लिश। तो हम तो कम से कम आपसे उम्मीद करेंगे कि जो टर्म्स हैं, जैसे धारिता है, इसका इंग्लिश बिल्कुल आपको याद कर लेना चाहिए। कैपेसिटेंस, संधारित्र का इंग्लिश आपको याद कर लेना चाहिए, कैपेसिटर। और हम हमारे मुख से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड भी निकल सकते हैं, तभी तो आप समझ पाएंगे ना। तो आज 2 शब्द आए हुए हैं, उनको बिल्कुल याद कर लीजिए, कैपेसिटर संधारित्र और कैपेसिटेंस धारिता। धारिता का मतलब कि उसकी धरने की क्षमता क्या है। कोई भी चीज धरता है ना, अब जैसे बाल्टी है, कितना पानी धरता है भाई, वो 2 लीटर। अच्छा, कोई बड़ी बाल्टी है भाई, उसमें कितना पानी वो धरती है बाल्टी, तो वो धर लेती है 4 लीटर धर लेती है। टंकी है, कितना धरता है, ये कितना धरता है टंकी पानी, ये 50 लीटर वाली है, 50 लीटर पानी धर लेती है, मतलब रख लेती है अपने अंदर। तो उसी को हम कहते हैं धारिता, धरने की क्षमता। टाइम आउट के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।